ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਪਾਤਾ ਪਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ। अगर हर कोई बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेता तो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत ना होती। जो गवर्नमेंट जॉब है ना सर, वो हमारे लिए ना एक सिक्योरिटी बन गई है। तो आपको क्या लगता है कि आईएएस की या आईपीएस की लाइफ इजी होती? तो मैं अपनी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें हमें लगता था कि नहीं बस इंजीनियरिंग होगी, अब तो जाते हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन जब जहाँ आए तो वो सारे सपने टूट गए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो मैंने मेरे एक भैया भी थे जिन्होंने सारी प्रिपरेशन इंटरनेट के थ्रू की है पूरा कब, और उनका हुआ भी था, केस क्लियर हुआ था उनका। बैठने का जब टाइम बढ़ता है तो वेट पे भी असर पड़ता है, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम क्योंकि वेट का भी रहता है। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी बच्चे आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप भी एस्पायरेंट हैं आईएएस के या केएएस के, तो आपको हमारी ये ग्रुप डिस्कशन ज़रूर देखनी चाहिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड भी करनी चाहिए, शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम किसी प्रेशर क्लासरूम का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ की क्लास है। और आपको लाइफ की क्लास में अगर क्लिक करना है, क्रैक करना है, तो आपको लाइफ को उतना ही लाइटली लेना चाहिए जितनी ये है। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे और प्रेशर लेंगे तो आप ना लाइफ में कहीं आगे जा पाएंगे, ना ही बड़े माने जाने वाले आईएएस या केएएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए आप चलते रहिए और एक निश्चय करिए कि आपको ये क्रैक करना है यूपीएससी, और उसके बाद आप देखिएगा अगर आप ये नहीं भी कर पाए तो आप लाइफ में एक अच्छे और एक सुलझे हुए इंसान तो ज़रूर बन पाएंगे। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे यूपीएससी के कुछ एस्पायरेंट्स से, और यूपीएससी की तैयारी को लेकर एक कोचिंग सेंटर चला रही प्रीति शर्मा जी से। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। कहानी ये होती है सर कि पहले ये था कि इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारी स्टेट में। अब तो हम यूटी हैं, और ज़्यादातर जो हब होता था पढ़ाई का वो बेसिकली दिल्ली होता था, क्योंकि टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी वहीं होती थी। जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते थे वो दिल्ली में ही मिलते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो चेंज होने लगी, एडवांस होने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, बच्चे अवेयर होने लगे, उन्हें एक्सपोजर मिलने लगा, तो सेम तरीके की जो फैसिलिटीज़ थी वो डिफरेंट स्टेट्स में भी अवेलेबल होगी, इंक्लूडिंग आर यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी वजह से ये एक डायलेमा रहता था बच्चों में कि हमें जाके दिल्ली में पढ़ना है या फिर हम अपने जम्मू में भी जो है इस तरीके की कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले 2 या 3 साल से जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो तो है ही, साथ में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो डिफरेंट एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, उनकी ब्रांचेस जो हैं अब हमारे जम्मू और कश्मीर में भी हैं। तो दैट मीन्स ये चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि जब बच्चे अवेयर होते हैं, उन्हें एक्सपोजर होता है, तो तभी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अब ये लोकल लेवल पे भी रह के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत सी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्वालिफाई कर रहे हैं। ये 2 तरीके से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मोड भी है और ऑफलाइन मोड भी है। ऑनलाइन मोड में बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग भी करवाते हैं, और प्लस ऑफलाइन जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम ऑफलाइन कोचिंग देते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑनलाइन कोचिंग में बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे तो ऑफलाइन में भी चाहिए, बट ऑफलाइन में ये रहता है कि ऑफलाइन में आप 1-to-1 टीचर से बात कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में जो है जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो माहौल होता है एक पढ़ने का, अगर हर कोई बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेता तो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत ना होती। हमारे साथ सिर्फ प्रीति जी नहीं है, हमारे साथ शुभम, महक और जास्मिन हैं, जो
यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से जो है जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में एक आज भी एक धारणा है, आम धारणा है कि सरकारी नौकरी ही करनी है और सरकारी नौकरी में भी यूपीएससी से स्टार्ट करना है। अगर क्रैक कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप केएएस या केपीएस कर लो। अगर वो भी नहीं क्रैक कर पाए तो सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी गजटेड। तो ये धारणा क्यों है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में महक? सर आपने जैसे पूछा अभी कि हमारे जम्मू में ये क्यों है कि हमें गवर्नमेंट से जॉब्स ही क्यों चाहिए, तो एक अभी हमने फेज़ देखा था कोविड-19 का, जब हमारे प्राइवेट सेक्टर में जब लोग जॉब कर रहे थे तो हमने काफ़ी वहाँ पे देखा कि काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाल दिया जब कोविड-19 चल रहा था। तो एक जो गवर्नमेंट जॉब है ना सर, वो हमारे लिए ना एक सिक्योरिटी बन गई है वो एक चीज़। तो इसलिए आज नहीं, हमारे तो बहुत पुराने चलता आया कि जम्मू एंड कश्मीर में एक तो बोलते हैं कि बच्चा भी बहुत पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के, बहुत मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसलिए ये एक हमारे लिए ना सिक्योरिटी बन गई कि हमने लेनी है गवर्नमेंट जॉब। मेरे जो मम्मा हैं उनका पार्लर है और मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। नहीं सर, मेरी फैमिली से आज तक मुझे कभी ये प्रेशर रहा ही नहीं कि आपने हमारे कहने पे चलना है या फिर कुछ भी। उन्होंने जब भी बोला है कि हाँ आपको जो आपका मन है आप वो करो। और ये मेरा ही एम था कि नहीं, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बने, एक ऐसी पोस्ट पे पहुंचना है मुझे कि जहाँ पे मैं ना चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँ, हर एक चीज़ को देख पाऊँ, हर एक चीज़ में सीख पाऊँ हर एक चीज़। तो ये मेरी चॉइस था कि मुझे इस चीज़ में जाना है। तो आपको क्या लगता है कि आईएएस की या आईपीएस की लाइफ इजी होती? चैलेंजेस तो हर एक जॉब में होते हैं, आप प्राइवेट में देख लो, गवर्नमेंट में देख लो, वो हर एक जॉब में होते हैं, ये सिंपल है। बट हाँ, लाइफ आसान नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए, बस आपको चैलेंजेस आते हैं, वो आपको फेस करने पड़ते हैं। अपनी रेगुलर लाइफ में भी आपको चैलेंजेस आते हैं, वो फेस करने पड़ते हैं। और जब आप एक जॉब में आ जाते हैं, एक स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो आपको वो चैलेंजेस ना फेस करना फिर आ जाता है आपको उस चीज़ में। तो सिंपल, अगर वो उनकी जॉब है तो वो चैलेंजेस फेस तो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी जेएंडके में। विद टाइम क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत यहाँ पे हर रिमोट एरियाज़ में इन जनरल और डोमेस्टिक भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े हैं, इनको बढ़ोतरी मिली है और काफ़ी नए नए इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत अवेयरनेस पड़ी है इन चीज़ों को लेके कि कितनी वैल्यू है यूपीएससी की और इन जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की इन जनरल। हम कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं इन जनरल सोसाइटी में इन जॉब्स के थ्रू। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई वुड से ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ टाइम में ये अवेयरनेस बहुत बड़ी है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ से सिलेक्शंस यूपीएससी में ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो आई थिंक इसकी वजह से आजकल इसकी तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ थोड़ा और बढ़ चुका है जम्मू के स्पेशली लोगों का। मैं देखती थी, मेरे एक्चुअली मम्मा भी, जो मदर हैं मेरे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड मेरे फादर वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मैंने देखा है कि जो जॉब्स जैसी उनकी हैं, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत मोनोटोनस लगती हैं मुझे कंपैरेटिवली, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती हैं। मेरा ज़्यादा आईएएस की तरफ ही है, यूपीएससी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ ही है। और तैयारी यही है कि अभी तो मेरे को 1 साल हुआ है प्रिपरेशन करते, तो यहाँ पे इधर तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है स्टडीज़ को लेके। जो यहाँ से स्टूडेंट्स हैं वो उनकी पहली चॉइस होती है यहाँ से बाहर जाना, दिल्ली ऑप्ट करना या बड़े शहरों में जाके। शुभम, आप कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, वो भेड़चाल क्यों है कि बड़े शहरों की तरफ जाया जाए? सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। और दूसरा प्रीति मैम, आपका थैंक यू कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टीट्यूशन के जरिए हमें मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें। सर, द ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें मेरे को, जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय मैं किसी फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे आया था। हालांकि मेरा प्रोफेशन बीटेक है, मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में जब पास आउट होकर आया अपने जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर एक सिनेरियो था ऐसा कि जॉब्स उस समय इतनी थी नहीं यहाँ पर। तो मैं अपनी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें लगता था कि नहीं, बस इंजीनियरिंग होगी, अब तो जाते हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन जब यहाँ आए तो वो सारे सपने टूट गए, यहाँ पे जॉब थी नहीं कोई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आपका IQ लेवल अच्छा है, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आपको सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। आप JKS के लिए तैयारी करो, उस समय KS था, आप KS की तैयारी करो या फिर IAS की तैयारी करो, अब सिलेबस सेम हो चुका है। तो मैंने बोला यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप रख सकते हो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी अपने, तो उसमें अगर आपका अच्छा है तो आप कर सकते हो। मैं बोला अच्छा ऐसा होता है, तो मैं उस समय यहाँ आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरीके के एस्पिरेंट्स बाहर जाते हैं।
जो मैंने भी एनालाइज किया। एक तो वो जाते हैं जिनको लगता है कि स्टडीज़ तो करनी है लेकिन थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, जो सीरियस मोड में नहीं जाते। दूसरा वो जो सीरियस मोड में जाते हैं उनको लगता है नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने पढ़ना भी है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेरे को बाहर जाना इसलिए भी सही नहीं लगा क्योंकि मैं आज सिंगल अपना चाइल्ड हूँ घर पे, तो घर वाले ऐसे भी लो नहीं कर रहे थे कि बाहर जाना, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी सारी बाहर ही की मैंने। तो उनको लग रहा था कि अब जो भी करना है अब जम्मू में रह के करो, हम पैसा खर्चेंगे। ड्रीम तो मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो उसी टाइम था, बट थोड़ा सा पास से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया उस समय, थोड़ा सा मैं फील्ड चेंज कर ली उस समय। और अभी अगर बात करें तो फिर मेरा अभी फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट की अगर बात करें तो उस समय उतना अच्छा दे नहीं पाया क्योंकि उस बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आ गई। रिक्रूटमेंट की बात करें तो मैं उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो फिर वो एग्जाम थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा करप्शन के बीच में थोड़े से धांधली के थोड़े से आए, फिर सीबीआई इंक्वायरी आई, वो क्रैश हो गया एग्जाम। तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट उस वजह से हुआ, 2-3 साल हमारे वहाँ पे वेस्ट हो गए, जिस वजह से अब मैं फुल फ्लैज इस में आया हूँ। और अभी मेरे को अब 1 ईयर होने वाला है कि इसको प्रिपेयर करते हुए, और टारगेट यही है कि इस बार जो JKS की सीट्स जो निकली 90 सीट्स उसमें मैं एनरोल हूँ। बिल्कुल सर, एक्चुअली में इस एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस लेवल से ज़्यादा डिलीजेंस लेवल होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जो है, अगर आप इसमें परसेंटेज भी देखेंगे तो रिक्वायरमेंट सिर्फ पास होनी चाहिए। आप 33% भी अगर आप लेके लाइक पास हो गए हुए तो वो भी बच्चा जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो दैट मीन्स ये एग्ज़ाम इतना बेसिक एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, और प्लस कंसिस्टेंसी, बिकॉज ये 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है और एक पूरा 1 साल का प्रोसेस रहता है। तो बच्चे बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं कि हमारा प्रिलिमिनरी के बाद मेंस हुआ और फिर मेंस के बाद वापस हमने ड्रॉप किया और दोबारा हम प्रिलिमिनरी में आ गए। तो जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, क्योंकि 1 साल की पूरी प्रिपरेशन होती है आपकी। उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर जो होता है वो टोटली एग्ज़ाम को डेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस 1 साल का, अगर आप UPSC की बात करेंगे तो वो पूरा 1 साल का साइकिल है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनली आपकी सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले माइंड में जो चीज़ आनी चाहिए वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। प्लस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इन बच्चों को भी बोलती हूँ, अपने सारे बच्चों को मैं बोलती हूँ कि कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए रादर देन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। बच्चा पूरे टाइम उसको प्रेशर इसी बात का होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा भी, क्योंकि हर चीज़ पढ़ना अब, क्योंकि करंट तो इतना वास्ट है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैं हर स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि अगर आपने 80 से 90% भी पढ़ा है और अगर आप सिर्फ उसकी एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ज़रूरी है कि उस 80-90% को आप कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज़ करना है। 3R का मैंने इनको फॉर्मूला भी दिया था कि बार बार उसको रिवाइज़ करना होता है, फिर उसे रिटेन करना होता है। रिटेन का मतलब होता है कि आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, और फिर फाइनली होता है रिकॉल करना, जब आप उसको रिटेन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाके फाइनल एग्ज़ाम देते हैं। तो ये 3R फार्मूला अगर जिस बच्चे ने पकड़ लिया और कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा, उसका माइंड खुद ही बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि वो आज ट्यूशन में आया है, 4 महीने वो ट्यूशन पढ़ेगा और 5वें महीने जाके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। या आपको क्या लगता है कि 1 साल के साइकिल में लाइफस्टाइल को किस तरह से अपनी चेंज करें, क्या शेड्यूल बनाएं क्रैक करने के लिए? एग्जैक्टली सर, इसमें कोई बहुत बड़ा, मैं इन सबको समझाती रहती हूँ क्लास में कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इस एग्ज़ाम को लेके, कि अब आपकी ये लाइफ है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इस एग्ज़ाम को बच्चों को सिर्फ ऐसे समझना चाहिए कि हम एक नॉलेज गेन कर रहे हैं और उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम जो है, जब तक आप उसके नेचर और पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप वो एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीज़ों को वो पढ़ते रहते। उससे ये होता है कि उसको वो कभी भी उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको वो नहीं करते, मतलब लाइक वो आंसर राइटिंग नहीं करते। तो प्रिलिमिनरी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और मेंस में बहुत से बच्चे रह जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि एक स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं है, एक प्लानिंग जो है वो नहीं है। मतलब अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह की चेंज की है अपने प्रिपरेशन को लेकर? सर, जब हम यहाँ पे आए थे तो तब तो इतना करंट वगैरह हम पढ़ते नहीं थे। हाँ, न्यूज़ जब घर पे लगती थी, फादर लगाते थे, तब देख लेते थे, तब थोड़ी डांट भी पड़ती थी कि हाँ देखा करो। बट अब यहाँ पे आके हमें पता चला कि नहीं, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, न्यूज़ भी पढ़नी है। तो ज़्यादा हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, करंट्स भी पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो
तो मैंने मेरे एक भैया भी थे जिन्होंने सारी प्रिपरेशन इंटरनेट के थ्रू की है पूरा कब, और उनका हुआ भी था, केस क्लियर हुआ था उनका, एंड उन्होंने पूरी प्रिपरेशन अपनी यूट्यूब से वीडियो लेक्चर्स देखे हैं और उन्होंने पूरा गूगल करके नोट्स बनाए हैं, एंड उन्होंने मुझे भी गाइडेंस दी थी, एंड मुझे लगा कि हाँ अगर डेडिकेशन हो सही तो बंदा कहीं से भी कर सकता है। इवन मैं देखती हूँ, जब मैंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई रिमेंबर मुझे ज़्यादातर अपनी हैबिट्स मैंने चेंज की। स्टार्टिंग में मुझे आदत थी कि मैं अगर यूट्यूब देख रही हूँ तो मैं सॉन्ग्स देखूँगी, डांस की वीडियोस देखूँगी, बट ग्रेजुअली आई चेंज दोज हैबिट्स कि जब भी फ़ोन खोलना है तो साथ साथ की वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कोई टॉपिक करंट चल रहा है तो उस पर देखना है कि जैसे बांग्लादेश का चल रहा है अभी, तो मुद्दा क्या है, वो एक्चुअल में क्या इशू है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मेरे को इतनी हैबिट नहीं थी, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें इतना हमें सिटिंग नहीं देनी पड़ती थी, वो और तरह का स्केड्यूल होता था उसका, तो इतनी हमें सिटिंग उस सब्जेक्ट में देनी नहीं पड़ती थी। बट इसको जो ये प्रिपरेशन है, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ सिटिंग एंड स्टडी, ज़्यादा स्टडी चाहिए इसको। तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली मैंने अपना स्टडी टाइम इंक्रीज़ किया। पहले मुझे 3 घंटे बैठने में भी दिक्कत होती थी, मैं 3 घंटे भी नहीं बैठ पाती थी। ग्रेजुअली विद टाइम 4 देन 5, अभी मैं 6 पे चल रही हूँ, बहुत मुश्किल से 6 पे, बट अब मैंने हैबिट बना ली हुई है। और फ़ोन की हैबिट चेंज की है कि व्हेनेवर आई ओपन माई फ़ोन तो मैं वीडियोज़ जो हैं वो टाइप ऑफ वीडियोज़ थोड़ी चेंज की हैं कि एंटरटेनमेंट को छोड़ के लाइक कंपैरेटिवली बीच बीच में मैं करंट पे एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा देखना स्टार्ट की। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो पहले तो हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, तो बैठने का जब टाइम बढ़ता है तो वेट पे भी असर पड़ता है, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि वेट का भी रहता है। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ स्टडीज़ के साथ फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेट का रहता है। और अब माँ बाप के आप पैसे खर्चा रहे हैं तो इट कम्स इन टू योर माइंड कि हाँ पेरेंट्स भी थोड़ा सोचते तो हैं कि प्रिपरेशन अच्छी कैसी चल रही है, तो स्ट्रेस होता है हाँ बीच बीच में। बट आई थिंक अगर थोड़ा दिमाग पॉजिटिव रखा जाए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे, इफ़ इट हैपन्स इट हैपन्स, यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, मेहनत करनी चाहिए चीज़ों के लिए, इट हैपन्स, इफ़ इट डजंट इट डजंट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे। और साथ में अपनी लाइफस्टाइल में इनकल्केट करनी चाहिए चीज़ें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक साथ साथ सम काइंड ऑफ एक्टिविटी डेली, जैसे पढ़ाई डेली वैसे ही फिटनेस एंटरटेनमेंट भी डेली, फ्रेंड्स, एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल होना, उससे बहुत आई थिंक मेंटली बहुत सपोर्ट रहता है। और साथ में फिटनेस के लिए डेली आई थिंक 15 to 20 मिनट्स तो मिनिमम डेली वॉक या योगा या रनिंग तो डेली निकालने ही चाहिए। मेंटल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिकल भी फिटनेस। बहुत किया है अभी तक, और घर से भी ऐसे बोलते हैं कि और ज़्यादा मोटी हो रही है अब तू, थोड़ा वॉक किया कर, ये वो, तो हाँ थोड़ा पुट ऑन तो किया है वेट, पर हंसी इसलिए आ रही थी कि उसका इतना नहीं है। वो क्योंकि यहाँ फिटनेस की जब बात आती है ना, तो फिटनेस का मतलब तो एक तो मेंटली फिटनेस हो गई, फिर फिजिकल फिटनेस, तो वो अपने आप को फिट कह रहे हैं। हाँ नहीं सर, इस पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि महक की सिटिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा, मैं इनको पूरे दिन दिखती हूँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, तो वो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठती है और उसकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे। तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल और फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको मैं एक चीज़ ज़रूर सिखाती हूँ, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ये मैं इनको सिखाती हूँ कि आजकल के बच्चों की आदत होती है कि वो पूरी रात जागते रहते हैं और मोबाइल पे पढ़ते हैं या क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाती हूँ कि आप सुबह ज़रूर उठा करो, क्योंकि जितना जल्दी आप सुबह उठोगे तो उतना ज़्यादा फिट रहोगे। तो ये मंत्रा मेरा उन सब बच्चों के लिए, मैं खुद भी 3:30 बजे जाग जाती हूँ और पूरे दिन मेरी एनर्जी आप देख रहे हो अभी तक जो है वो इंटैक्ट रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, सुबह जल्दी उठना। तो ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि 3:30 बजे जाग जाएं, बट एटलीस्ट 6 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर भी आपको यही सिखाता है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस है ना, आपका मेंटल स्ट्रेस है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इनफैक्ट शुभम ने ये चीज़ सीखी है, लेट उठता था, लेकिन जब से ये थोड़ा जल्दी उठने लगा है तो ये खुद भी कहता है कि मेरा पूरा दिन जो है वो बड़ा प्रोडक्टिव जो है वो है। तो हॉबीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? पंजाबी सॉन्ग है एक मेरा फेवरेट, चमकीला जी का, तो वो सुनाऊंगी मैं। आप कर सकते हैं। कन कर गल सुन मखना, कन कर गल सुन मखना, प्यार ता तैनू मैं वल दसना, प्यार ता तैनू मैं वल दसना, तारिया दिलोए पाता पाइए बैके दोए, तैनू हिक दे तवीत वांगू रखना,
ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਣੀਏ, ਉਹ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਣੀਏ, ਹੋ ਬੁੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੱਸ ਲਿਆ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਟੱਸ, ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਾਤੀ ਪਟ ਹੋਣੀਏ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ। क्या प्लान बी भी इम्पोर्टेंट होता है कुछ? सर प्लान बी तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को ना एक जब अगर नहीं हो इतना एफर्ट लगा के भी नहीं हो सिलेक्शन, तो एक बच्चे को होता है ना जैसे डिप्रेशन में चल जाता है वो कि नहीं ये हुआ नहीं, मुझसे हो नहीं रहा, एक सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, इतनी टाइम से पढ़ रही है या इतने टाइम से पढ़ रहा है अभी तक हुआ नहीं है वो। तो एक बच्चे को ना प्लान बी लेके चलना चाहिए कि अगर ये नहीं तो कुछ और सही होता, तो वही है जो अपनी किस्मत में होता है, जो मिलना होता है, ठीक है। तो एक प्लान बी तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम उस दूसरे में तैयारी करेंगे अच्छे से, क्या पता हमारा वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, जो अभी हम तक हमारा थर्ड अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा, फोर्थ अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा, तो हाँ प्लान बी तो होना चाहिए। आप क्या देखती हैं? मैं यही देखती हूँ कि मैंने जैसे पहले बोला, नथिंग इज़ एंड ऑफ द डे कोई चीज़ नहीं होती कि हम ये सोचें कि ये होगा तो ही हमारी लाइफ सक्सेसफुल है, हम खुश रह पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर चीज़ों के साथ वैल्यू जोड़ दी जाए अपनी खुशी की तो फिर इंसान हर्ट होता है। इट्स बेटर यू टेक इट एज कि नॉलेज गेन कर रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग, हुआ तो हुआ, इफ़ इट हैपन्स इट्स रियली गुड, और नहीं भी हुआ तो यू आर अ ग्रोन पर्सन, इतनी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप्ड है कि आप कहीं भी घुस सकते हैं, आप प्राइवेट में भी घुस सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस स्टार्ट आजकल तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, इंसान कहीं भी घुस सकता है आजकल, इतनी अवेयरनेस और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे इफ इट डजंट हैपन। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, और आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया भी होगा, जब नहीं होता है तो तब मन कैसा, मतलब फील क्या होता है? मुझे तो लगता है जैसे आपने प्लान बी की बात करी, तो मैं उसमें मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर आप यूपीएससी मतलब आप केएस या एकेएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न है, अभी सिलेबस सेम है, तो मुझे लगता है प्लान बी अंदर ही है इसके। आप प्लान ए के लिए जाइए, आपके अंदर ही प्लान बी सी डी सभी यहीं मिल जाएंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर तो सारा कुछ करेंगे। आप पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस देख लीजिए, चाहे सेंटर का है, अपना एसएससी का है, चाहे एसएसबी का है, तो सेम पैटर्न में एग्जामिनेशन आता है, फ़र्क बस सिलेबस का होता है। तो दूसरी बात है कि इसमें अगर नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी जेकेएसएस ने हाल ही में जैसे पोस्टें निकाली हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, नैब तहसीलदार एक अच्छी पोस्ट है, गजटेड अगर बात करें तो उसका सिलेबस और जीकेएस का जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम कहूँगा कि 25 to 35% जो है वो डिफरेंस है खाली, बाकी सारा सिलेबस सेम है। तो ये बात रही बात, आपने कहा कि मैंने पहले मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाया, वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने उतना टाइम भी नहीं दिया था इसको, और मैं इतना उस समय इसको ले भी नहीं रहा था उतना सीरियसनेस से, क्योंकि क्योंकि घर में होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज में कि जॉब चाहिए, फॉर्म सारे भरने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, तो मैं उसी फील्ड में था कि पापा बोलते थे कि नहीं मैं रिटायर आ जाऊँगा जल्दी, तो तेरे को जॉब चाहिए, तूने लेनी, मेरे को तेरी टेंशन रहती है, पापा डायबिटिक है, थोड़ा सा उनकी तरफ रहता है कि नहीं कोई जॉब आ रही तो फॉर्म भर दीजिए, तो उस सर्कल में मैं था। अभी मुझे बड़े बार बोलते हैं कि फॉर्म भर, मैं कहा नहीं, अब मैं जो भरना है मैं वही भरूंगा। और अभी हाल ही में नैब तहसीलदार है और जेके पीएसआई, क्योंकि मैंने पहले भी दिया था, यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरा ड्रीम यूनिफॉर्म का है बेसिकली। इसमें आने का मेरा मोटिव भी वही था कि यूनिफॉर्म मेरे को स्टार्स अट्रैक्ट करते थे, तो मैं सोचा कि यार स्टार्स हैं तो एक तो अगर मैं सब इंस्पेक्टर जाऊँगा 2 स्टार मिलेंगे, अगर मैं जेकेएस जाता हूँ तो 1 स्टार, और उसके साथ मैं डीएसपी जा सकता हूँ, तो ऑफिसर रैंक भी मिलेगा और थोड़ा सा रैंक भी बढ़ जाएगा, तो उस वे में मैं इसमें आया। और यहाँ पे अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मेरा जो रहेगा वो जेकेपी ही रहेगा, क्योंकि मैं इसमें पुलिस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। अगर मैं सर्विस स्टेट अगर सेंटर की बात करें तो उसमें मैं आईपीएस ही मैं क्वालिफाई करूँगा, अगर मैं आईपीएस ही लूँगा, मैं आईएएस के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मेरा ड्रीम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि मैंने इस फील्ड में देखा है और मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल होते हुए देखा है कि जो लोग यहाँ पर हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जो 100% देते हैं अपना, और मैंने कई बार, क्योंकि मेरा साइड टू साइड मेरा हॉबी जो है वो कैमरा रीडिंग भी है, मैं थोड़ा सा चैनल के साथ भी काम करता हूँ, तो उसमें मैंने बड़े सारे एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, जिसमें मैंने उनसे जब बातचीत की, इंटरेक्शन किया, तो उन्होंने यही कहा है कि वो ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। जो पहले रहता था कि 8 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, सारा कुछ छोड़ दो ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक पब्लिक स्टंट की तरह, एक जब एक इंसान क्वालिफाई कर लेता है तो कुछ भी बोल देता है, जैसे ही इंसान ने बोला वो चीज़ ट्रेडमार्क बन जाती है, उसने किया ऐसा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। वो एक ट्रेंड बन गया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। आप अगर इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, 2-3 घंटे की क्लासेस यहाँ होती हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा आप उसी को रिवाइज कर लेंगे, आपका 6 आवर्स पूरे दिन में हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, कंसल्टेट करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अगर नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस तो सेम ही है,
आप सेकंड अटैम्प्ट में दूसरा एग्जाम दे लीजिए, आपका स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। और फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। एज ए गाइड, एज ए फैमिली जो है इस इंस्टीट्यूशन में हमें जो है वो सपोर्ट मिलता रहा टाइम टू टाइम। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट करती है हमें, जहाँ भी डाउट्स होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली हमारी लाइफ जो होती है, खासकर जो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ होती है, उसमें प्लान ए और प्लान बी हमेशा हो रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो डेस्टिनी होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है। कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो तो आप ये सीख जाते हो कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई स्टडीज़ करते हो, चाहे आप यूपीएससी की, केएस की या किसी भी एग्ज़ाम की स्टडीज़ करते हो, तो उसको एज ए आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि हम कुछ सीख रहे हैं, और उसको सीखने के बाद आपको लाइफ में करना क्या होता है वो अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर देती है। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बहुत, मुझे लगता है कि पॉजिटिवली आपको चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा प्रोग्राम या स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये एक डिस्कशन थी उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए कि आखिर जो अपने आप को देखते हैं उस लेवल पे जहां वो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोजीशंस पे होना चाहते हैं, मगर उसके लिए रास्ता कहां से होके निकलता है ये पता नहीं होता। तो रास्ते की बात कर रहे हैं हम, मंजिल मिल ही जाती है जब आपका रास्ता सही होता है। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया। ऐसे ही डिस्कशंस और प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे, मगर आपकी तरफ से लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।